बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए पीएम मोदी ने भी मंत्रियों को चेतावनी दी है। जी हां, बता दें, आस्था दिखाएंगे, एक्शन नहीं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पीएम मोदी ने मंत्रियों को सचेत कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को बयानबाजी को लेकर के सचेत रहने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट बैठक में मंगलवार को मंत्रियों को बयानबाजी से बचने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहें। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आस्था दिखाएं मगर अग्रेशन नहीं, और इस सब का मतलब विपक्ष उल्टा निकाल रहा है और कई तरह के बयानबाजी इस पर भी हो रही है। बता दें, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और कार्यक्रम को लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि धर्म के मर्म का दवा नहीं लगाने दूंगी और ना ही खेलने दूंगी ये दाव, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ड्रामा कर रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद है हमारे साथ। बीजेपी से विकास पांडे जी और कांग्रेस से अशोक पटेल जी, सपा से डीपी यादव जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, हमारा सबसे पहला आपसे ही सवाल है। आप सभी का पहले तो बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। विकास जी, पीएम मोदी ने मंत्रियों को चेतावनी दे दी है और चेतावनी देते हुए उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा भी घेर दी है। क्या विपक्ष इस लक्ष्मण रेखा को तय करके मान पाएगा कि हाँ, ये एक लक्ष्मण रेखा, इसके बाद अब बयानबाजी नहीं करनी है? देखिए, जहां तक रहा नरेंद्र मोदी जी के नसीहत की बात, तो वो हमारे गार्जियन है, हमारे अभिभावक हैं सोनाली जी। और मुझे लगता है कि एक अभिभावक की जो भूमिका होती है वो उसका बखूबी अपना निर्वहन भी करते हैं, चाहे सरकार के मुखिया के नाते हो, चाहे हमारे अभिभावक के नाते हो। ये बयान भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहता हूँ आपको, कि इस तरीके की राजनीति में विश्वास रखती है। हम अपने लोगों को भी गाए बगाई ये बताते और समझाते रहते हैं, हमारे वरिष्ठ नेतागण, कि आपको कैसे चलना है और आगे कैसे इस देश को ले जाना है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राम मंदिर है उसको लेकर के तमाम तरीके की बातें कही और अपने सारे मंत्रियों से ये आग्रह भी किया और ये निर्देश भी दिया कि आप इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के प्रोपोगंडा में ना फंसे। जो विपक्ष नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, आप उसके बनाए नैरेटिव में ना फंसे। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जब हमारी कार्य समिति हुई थी, राष्ट्रीय कार्य समिति, तो वहां भी उन्होंने कहा था कि हमारे नेता बड़े बड़े बयान ना दें। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज है। इससे पहले जब हमारी अभी बीच में 2023 की कार्य समिति हुई थी, जब राष्ट्रीय कार्य परिषद हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को बगैर किसी उम्मीद के, बगैर वोट की उम्मीद के उन वर्गों में भी पहुंच बनानी चाहिए जो लोग हमें वोट नहीं देते हैं। उन वर्गों में भी हमें जाना चाहिए बगैर किसी वोट की उम्मीद के। तो मुझे लगता है कि अभिभावक की जो भूमिका होती है उसका बखूबी निर्वहन देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और देश पार्टी के साथ साथ देश को भी एक नई दिशा और नया नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है, विकास जी, कि ये ड्रामा कर रही है बीजेपी और मैं धर्म के मर्म का दाव खेलने नहीं दूंगी। इस बयान पर क्या कहेंगे जी? कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ममता दीदी, ये पूरा देश जानता है और पूरा प्रदेश जानता है। आप समझ लीजिए कि जंगल राज की अगर दूसरी परिभाषा इस देश में कहीं देखने को मिलती है तो वो आज है बंगाल के अंदर कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है। मुझे लगता है कि ममता दीदी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और इस बात के लिए उन्हें पश्चाताप भी एक दिन करना पड़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको सोनाली जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर किसी और हमारे विशेष कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को लेके अगर ममता दीदी किसी भी प्रकार से इस तरीके के कृत्यों को आप देख लीजिए किसी अन्य राजनीतिक दल के खिलाफ अगर करने की कोशिश करती तो तूफान आ जाता, बंगाल में दंगे भड़क जाते। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा बहुत संयमित कार्यकर्ता होता है, बहुत अनुशासित कार्यकर्ता होता है। लेकिन डट के मुकाबला ममता दीदी के अत्याचार का अगर किसी ने किया है तो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। आज बंगाल की स्थितियां किसी से छुपी नहीं है। रोहिंग्या के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों का नया गढ़ बंगाल बना है
और उस बंगाल में आतंकवादियों को शरण देने वाली ममता दीदी आज तमाम तरीके के राजनीतिक भटकाव की ओर है, और देश की जनता और बंगाल की जनता ये देख और समझ रही है। जी, गठबंधन इसी का साथ दे रहा है। डीपी यादव जी, हमारा सवाल अब आपसे है कि आखिर राम मंदिर विपक्ष को ड्रामा क्यों लग रहा है? मतलब विपक्ष इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहा है? ममता बनर्जी कह रही है कि ये ड्रामा है, वहीं कांग्रेस की बात कर ले, सपा की बात कर ले तो वो कह रहे हैं कि ये नया हथकंडा लेकर के आए हैं। मतलब प्राण प्रतिष्ठा किसी को हथकंडा और ड्रामा कैसे लग सकता है? देखिए, चीजें स्वयं में संदेहास्पद नहीं होती हैं जी। लोग कहीं ना कहीं उसको संदेहास्पद बनाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था, किसी को कोई ऐतराज नहीं था, सब लोग शुरू से इस बात के लिए सहमत थे। और समाजवादी पार्टी का तो शुरू से ये मानना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहेगा वो सभी को मान्य होगा, सर्वमान्य होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सह में कुछ असामाजिक तत्वों ने तांडव करने का काम किया था, जिसको वहां पर तत्कालीन सरकार ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया था। लेकिन अब बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और वहां पर सभी लोग दर्शन करने जा रहे हैं। और इससे पहले भी अयोध्या में लोग जाते थे, दर्शन ध्यान करते थे, वहां पे पूजा पाठ करते थे और सदियों तक भी लोग जाते रहेंगे, आगे भी लोग जाएंगे, वहां पर कहीं ना कहीं पूजा पाठ स्नान करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर आज की तारीख में देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के ध्यान भटकाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मूलभूत मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान हटाने का काम कर रही है। यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये आज जवाब देने की स्थिति है प्रधानमंत्री जी के कि आखिरकार। जी विकास जी, आप जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। डीपी यादव जी ने सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर बीजेपी भटकाने का काम क्यों कर रही है? बीजेपी ने राम मंदिर के लिए जो कुछ भी किया वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भटका रही है जनता को और भटकाने की पूरी तैयारी कर रखी है। विकास जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। भटकाने वाले कौन लोग हैं, आप इन लोगों को देख सकती हैं सोनाली जी। आप बड़ा समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उद्दंडता दिखाई और तत्कालिक सरकार ने उसे कंट्रोल किया। ये कैसी उद्दंडता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाई थी जिसे कंट्रोल करने का श्रीमान जी काम कर रहे थे? क्या उन लोगों के पास लाठी डंडे थे? क्या उन लोगों के पास हथियार थे? निहत्थे राम भक्तों को गोली चलाने के काम को आप जायज ठहरा रहे हैं। ये आपकी डिबेट में आपने देखा सोनाली जी, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरा देश प्रदेश जानता है इस बात को। और समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अभी रिसेंटली अपने मृत्यु से कुछ ही वर्ष पहले ये कहा था कि अगर मुझे दोबारा जरूरत पड़ती तो मैं बाबरी बचाने के लिए दोबारा भी गोली चलवाता। ये किसने कहा था? ये उन्हीं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, ये किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं कहा। और आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत संयमित है। अगर हम अनुशासित नहीं होते तो आज राम मंदिर जैसा भव्य आयोजन हम आपको देखने को नहीं मिलता। आज ये देश दंगों की आग में झुलस गया होता अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह कोई और सरकार होती और उसकी सरकार में राम मंदिर का निर्णय आता तो इसलिए कि मैं ये पक्के विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में नहीं रही होती तो मान लीजिए कि ये निर्णय नहीं आता। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अंत तक ये चाहा कि राम मंदिर ना बने। और जब सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देने जा रही थी तो पूरी वकीलों की फौज कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी लोगों ने खड़ी कर दी, इसलिए कि इसका राजनीतिक लाभ साफ भाजपा को मिल जाएगा, इसलिए ये निर्णय ना आए। एक तरफ कहते हैं राम सबके हैं, राम सबकी आस्था के केंद्र है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए तो कांग्रेस पार्टी के नेता किस इंतजार में रहे कि जब उनका शीर्ष नेतृत्व उनसे कहे कि साहब जाइए अब राम के दर्शन करिए। तब आस्था जो है व्यक्तिगत विषय नहीं रह गया, तब पूजा कोई व्यक्तिगत विषय नहीं था। कि जब तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उनके सुप्रीम पावर से परमिशन नहीं आ गई तब तक किसी ने हिम्मत नहीं की रामलला के दर्शन करने की। दूसरी चीज मैं सोनाली जी फिर कहूंगा आपको, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश आज उत्सव मना रहा है और ये भव्य उत्सव, दिव्य उत्सव
जन जन और देश का बच्चा बच्चा मना रहा है। जरा पूछ लीजिए कि एक अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है जिसे सामाजिक संगठन, जिसे कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, लेकिन जरा मैं आग्रह करूंगा अपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दोनों लोगों डीपी यादव जी, आपका सवाल है, मुझे बता दीजिए कि कितने इनके नेता इस राम मंदिर के कार्य में सहयोग करने के लिए निकले। डीपी यादव जी जवाब दीजिएगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं, आप लोग का ऐसा कहना है कि आप कोई तैयारी नहीं कर रही है विपक्ष किसी गड़बड़ी की, और पूरी तरह से सहमत है कि वो भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुश है, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिएगा। विकास जी ने अभी एक सवाल पूछा। जी डीपी यादव जी जवाब दीजिएगा। नेटवर्क इशू आ रहा है विकास जी थोड़ा सा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि पहले निमंत्रण नहीं मिल रहा था, ऐसा कह रहे थे अखिलेश यादव जी, उसके बाद अब कह रहे हैं कि वीएचपी ने जब निमंत्रण दिया तो अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया। मैं फिर कहता हूं आपको, तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का आधार है। ये हम नहीं कहते, इनके कर्म कहते हैं और इनके पूर्ववर्ती किए गए काम कहते हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति का आलम यह है कि एक तरफ जब राजनीतिक लाभ लेना होगा तो चुनावी हिंदू बन जाएंगे, चुनावी धर्म वाले लोग बन जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में इनका कोई धर्म ही नहीं है। ये सारे के सारे लोग विधर्मी लोग हैं। और विधर्मी कैसे होते हैं ये मुझे सोनाली जी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं कि विधर्मी कैसे लोग होते हैं। देश आज उत्सव मना रहा है, प्रभु श्री राम आज भव्य अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होने को हैं, लेकिन पूरे विपक्ष में एक अजीब तरीके की मायूसी छाई है। ऐसा लग रहा हो पूरा विपक्ष एक मातम में बैठा हुआ है। आखिर ये किस बात का मातम है? एक तरफ तो बड़े गर्व से ये कहते हैं कि राम सबके हैं, लेकिन राम कब सबके हैं यह भी मुझे बता दे समाजवादी। डीपी यादव जी जवाब दीजिएगा। राम किसके है किसके नहीं है, ये जो ट्रस्ट बना है उसके जो महासचिव हैं उनका जो बयान आया है उसको शायद इन्होंने नहीं पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने क्या कह रहे हैं कि राम रामानंद संप्रदाय के हैं तो फलाने संप्रदाय के नहीं है, सबके नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इसमें अनर्गल और जो है कि इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि इनको संयम इस समय रखना चाहिए। कभी तो ये कह रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं जाना चाहिए, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानबाजी के ऊपर लगाम नहीं कसने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर की बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें विवाद पैदा कर रहे हैं, तमाम तरह की कंट्रोवर्शियल बातें समय बेसमय भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, आप कहीं ना कहीं जाइए, वहां पर प्रभु राम का दर्शन करिए। तो आपने तो हमेशा राम को राजनीतिक लाभ का विषय वस्तु बनाया है, मुद्दा बनाया है, और समाजवादी पार्टी के लिए प्रभु राम कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहे हैं। प्रभु राम तो आस्था और विश्वास के केंद्र हैं जो सदियों से पूजे जाते हैं और सदियों तक पूजे जाते रहेंगे। आपने उसमें अवसर देखा। डीपी यादव जी वीएचपी का निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया अखिलेश यादव जी ने? ये बड़ा सवाल है ना, जब आस्था दिखा ही रहे हैं तो फिर निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया? नहीं, आपकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने आज की खबर जी बताइए बताइए। कहा है कि अगर हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो हम बाद में जाएंगे। और हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने तो यहाँ तक मांग किया कि सभी विधायकों को ले जाकर के वहाँ दर्शन कराइए। लेकिन ये सवाल आ ही क्यों रहा है आखिर विकास जी? ये सवाल क्यों आ रहा है कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे? राम मंदिर है, अयोध्या है, क्या इससे पहले कभी किसी को निमंत्रण दिया जाता था अयोध्या जाने के लिए? बिना निमंत्रण के भी तो जाया जा सकता है। अपने मन से तो सब लोग जाएंगे, लेकिन जहां तक एक अखिलेश यादव एक धर्म विशेष के कार्यक्रमों में चले जाएंगे, ईद की बधाई दे देंगे, लेकिन उसके उलट अखिलेश यादव जी पूरा दिन हो जाता है राम के नाम पर एक शब्द लिखना पसंद नहीं करते। ये दिखा रहा है स्पष्ट रूप से कि निमंत्रण के बाद भी जाना है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि सब सारे विधायकों को ले जाओ। अरे भाई, आपके मुखिया ही जाने को तैयार नहीं है तो आपके विधायकों को ले जाने का क्या फायदा? आपके मुखिया ने ये तय कर लिया है कि राम उनके नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक रामानुज संप्रदाय की बात की, तो मुझे लगता है कि भगवान राम, त्रेता के भगवान राम
भगवान विष्णु के अवतार थे। और मुझे लगता है इन सारे विषयों को लेकर के हमारे साथी को बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भगवान कृष्ण किसके अवतार थे और कृष्ण के ही वंशज होने का दंभ भरते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। तो क्या विघटनकारी शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं जो विघटन पैदा करने का काम करते हैं। सोनाली जी, रामचरितमानस जो भगवान राम की आस्था को और बढ़ाता है, उनके महिमा को और हम सब जनमानस के बीच लेकर के जाता है। रामचरितमानस के ऊपर किस समाजवादी नेता ने टिप्पणी की थी और क्यों समाजवादी पार्टी के नेता को अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया? श्रीमान जी, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। डीपी यादव जी, इसका जवाब दीजिएगा। नियत स्पष्ट है। सोनाली जी, विध्वंसक और विभाजनकारी ताकतें ज्यादा बड़ी बातें न करे तो उचित होगा। यहाँ चैनल पर बैठ के बहुत बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी भी देश को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। अभी बिल्किस बानो के मैटर में क्या डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, शायद इनको पता नहीं है किस प्रकार से इनकी सरकार दुराचारियों का संरक्षण करती है, उनको कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। क्या प्रधानमंत्री जो उनके गृह जनपद का मामला था, गुजरात का मामला था, उसमें उनकी जबान खुली? एक भी बात बोला उन्होंने कि आखिर जो बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ था, उसके आरोपियों को 11 आरोपियों को गुजरात की सरकार ने निर्दोष क्यों साबित किया? उनको छोड़ने का काम क्यों किया था? क्या उनके मुंह पर करारा तमाचा नहीं है? तो दुराचारी कौन है, विध्वंसक कौन है? कौन से लोग इस देश में असामाजिकता फैलाते हैं? कौन से लोग इस देश में कहीं ना कहीं जातियों और धर्मों के बीच लड़ाने का काम करते हैं? इस देश को जानने और समझने की जरूरत नहीं है। देश सच्चाई समझ चुका है सोनाली जी, और देश ये चाहता है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं लोगों को जवाब दे, किसानों को जवाब दे कि आखिर 2022 तक जो आय दुगनी करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, वो आय दुगनी अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्याएं कर रहा है? रोज करीब 35 से 40 किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों यूरिया की बोरी जो है 50 किलो से 45 किलो और 40 किलो हो गई? इस तरह से किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा किया गया था, वो वादा कहां गया प्रधानमंत्री का? महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनकी सुरक्षा का कहीं ना कहीं वादा किया था, वो कहां वादा गया था? आखिर ये बताइए, इतनी महंगाई, बेतहाशा महंगाई क्यों? इन सारी बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है। जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी, जवाब दीजिएगा। 1 मिनट सुनिए जी। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रभुराम के नाम पर अब ज्यादा राजनीति करेगी तो इस बात को आप गांठ बंद करके रख लीजिए और लिख करके रख लीजिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस देश की जनता बंद कर देगी। विकास जी, आप जवाब दीजिएगा कि क्या 2024 में वाकई में राम मंदिर के लिए जिस भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रशंसा हो रही है, सपा की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से, कि उनका डमाडोल होने वाला है 2024 में पूरी तरीके से और वो जनता करेगी? सब कुछ पालिए, गलतफहमी मत पालिए। समाजवादी पार्टी ने धोखे धड़े से जनता को मूर्ख बना करके कुछ सीटें क्या हासिल कर ली अपने तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर, और जनता के बीच में जाकर के जनता के क्या काम किए समाजवादी पार्टी ने? आप पर सुनिए, जनता भोली भाली है। मैंने धीरे से सुना, आपको भाई धैर्य से सुना ना। थोड़ी देर आ सकती है, लेकिन मूर्ख नहीं है जनता। जनता को मूर्ख मत कहो भाई। आज डराने वाले डरने क्यों लगे भाई? आज डराने वाले लोग डरने क्यों लगे? सुनिए ना, मैंने आपको सुना, आप हमें सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जनता को मूर्ख बर्दाश्त नहीं होगा। जनता हमारे देश की मूर्ख नहीं है। आप भावनाओं में कह करके आज जैसे लोगों के पास कुछ लोग आ जाते हैं, जिससे कहीं न कहीं वो अपना निर्णय के ऊपर पछताते हैं। वो उनके निर्णय पर संरक्षण दाता है, ये बात आप भूल गए। आप भूल गए, नाहिद हसन जैसों को टिकट देकर के आप उनकी महिमा मंडन करते हैं। आप भूल गए जो भारत माता को गुजरात में आपने बलात्कारियों को कहीं ना कहीं किंचित देने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखिए, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, बलात्कारियों को नहीं छोड़ना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री को कहा कि वो आकर के आगे जवाब दे। वो देश के प्रधानमंत्री है, गुजरात से आते हैं वो। उसकी रिपोर्ट ने ये कहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने ये कहा है कि अखिलेश यादव की 12 से 17 एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा लूट हो रही है, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे ये इस प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में माफिया और माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वो नोटिस दे करके डाके डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं। बस्ती जिले में उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर आपके
आपके गांव में डकैती होगी, लूट होगी, आपको बचाना है तो बता लीजिए। ये सरकार क्या कर रही है? बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? बेटियां पढ़ने जाती हैं तो अगर वापस अपने घर आती हैं तो उनके साथ छेड़खानी होती है और रास्ते में उनका दुपट्टा खींच करके उनको गिराया जाता है, कहीं न कहीं निर्मम मौत हो जाती है। जी विकास जी बोलिए। मुझे लगता है ये लोग बोलने वाले नहीं है, ये किस मुंह से बोलेंगे? झूठे लोग हैं ये, क्योंकि केवल अफवाही करते हैं। डीपी यादव जी एक एक करके आप लोग अपनी बातों को कहिए। डीपी यादव जी अभी आपने सवाल पूछा, उसका जवाब तो ले लीजिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है, केवल इधर उधर की बातें करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि कारवा कहाँ लूटा। तो इधर उधर की बात में इनका जवाब तो लेना पड़ेगा ना, इन सारे सवालों को सवाल तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, जवाब तो लेंगे ना, जवाब तो लीजिए विपक्ष से। आखिर जवाब दे, सही से जवाब दे, जवाब दीजिए विकास जी। जवाब मेरा आप नहीं तय करेंगे श्रीमान जी, आप जवाब नहीं तय करेंगे, जवाब मैं तय करूंगा। लेकिन आप जनता को मूर्ख कहेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। समाजवादी लोग जनता के ऊपर गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वाले आज डर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को डराने वाले आज डर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अचीवमेंट है यार, जो आपके रूप में ये दिखाई दे रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को। मैं 12 से लेकर 17 तक इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 500 छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए, ये हमने नहीं कहा, ये एनसीआरबी का डेटा है। सारे दंगों के पीछे आपका हाथ था, आपने सारे दंगे करवाए थे। फिर डर गए। अगर ऐसे पल पल डरेंगे तो आप डिबेट भी खराब करेंगे और आपकी गरिमा भी तार तार हो जाएगी कि लोग समझेंगे कि इसका मतलब इनमें खोट है समाजवादी पार्टी के लोगों में। तो सुनिए धैर्य के साथ, मेरा आग्रह है आपसे, ये हमने नहीं कहा। 500 छोटे बड़े दंगे 12 से लेकर 17 तक हुए। कांग्रेस पार्टी जिसकी आज गलवैया कर रहे हैं, ये उसके शासनकाल में रिपोर्ट आई थी कि अखिलेश यादव जी की सरकार में 500 छोटे बड़े दंगे हुए। मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, चाहे मेरठ हो, तमाम दंगों की आड़ में इस उत्तर प्रदेश को झोंक दिया गया। और श्रीमान अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे? सैफई महोत्सव में डांस देख रहे थे अखिलेश यादव जी। उधर जवाहर बाग कांड याद कर लीजिए, जब अखिलेश यादव जी का सजाती कब्जा जमा के बैठ जाता है और अखिलेश यादव जी पुलिस को एक गोली चलाने तक की परमिशन नहीं देते हैं, बल्कि निहत्थे राम भक्तों पर इनके पिताजी गोलियां चलवाते हैं। और आज कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल किया दंगाइयों को, हमने उपद्रवियों को। क्या उपद्रवी रामवृक्ष यादव नहीं था? रामवृक्ष यादव उपद्रवी नहीं था जिसने 5 पुलिस वाले मार दिए और उसके बाद भी अखिलेश यादव की नींद नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि वो अखिलेश यादव जी का सजातीय था, इसलिए अखिलेश यादव जी की नीयत में खोट है। मैं कहता हूं याद कर लीजिए वो बदायूं का रेप। आज अभी आप बिल्किस बानो की बात कर रहे थे, क्या बदायूं की वो लड़की नहीं थी जिसका रेप अखिलेश यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव जी की पार्टी के सांसद के घर में होता है? क्या वो लड़की नहीं थी? वो भी लड़की थी, लेकिन उस लड़की की बात कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं करेगा, कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनकी नियत में खोट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में कंठ तक डूबे हुए लोग हैं। आप याद कर लीजिए पत्रकारों की क्या दशा होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। शाहजहांपुर के कद्दावर मंत्री जिन्होंने पत्रकार को जिंदा जला दिया, और जलते हुए पत्रकार ने उस मंत्री का नाम लिया था समाजवादी पार्टी के, जलते हुए पत्रकार ने, वो भी सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। माइनिंग माफियाओं का जाल समाजवादी पार्टी में हर तरफ फैला हुआ था, थाने गिरवी रख दिए जाते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। तब समाजवादी पार्टी को ना लोक और लज्जा भाती थी, तब समाजवादी पार्टी अपने में मस्त रहती थी। यहां होता यह था कि बलात्कारियों को मंत्री बनाने के लिए पिताजी परमिशन देते थे कि जाओ बेटा बलात्कारियों को मंत्री बना दो। आज आपको बिल्किस बानो की याद आ रही है? क्या वो बेटी नहीं थी? वो भी बेटी थी। बेटियों की अगर किसी ने चिंता की तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। जिस समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी थी, 33% महिलाओं का आरक्षण बिल लटका रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला। आज उसी कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है समाजवादी पार्टी। पूर्व में भी सरकार में रही, लेकिन कभी महिला आरक्षण बिल पास नहीं करा पाई। ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। आज याद कर लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने जिन बिल्किस बानो की बात करते हैं, ऐसे ही सैकड़ों हजारों लाखों बिल्किस बानो हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें दुबई में बैठ करके शौहर कह देता था फोन पे तलाक तलाक और तलाक, और उनका जीवन नरक हो जाया करता था। उनके नरक को कम करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये वो बुनियादी सवाल है जो समाजवादी पार्टी को गड्ढे में ले जा रहे हैं। बताने के लिए जनता ये सारे सवालों को जानती है और समझती है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल और माफिया राज समाजवादी पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश दिया।
दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश दिया। इस सवाल पर क्या जवाब देंगे डीपी यादव जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा तो ये तो सत्य है ना डीपी यादव जी, ये तो सत्य है ना कि सपा की सरकार को गुंडा राज का सरकार कहा जाता था। देखिए, गुंडा राज कहाँ पर है, बलात्कारियों का संरक्षण कौन कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। मैंने इनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जवाब क्यों नहीं दिया? आखिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको जब लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 15 अगस्त सन 2022 को 11 बलात्कारियों को क्यों छोड़ दिया? तो इनको जवाब कुछ सूझ नहीं रहा है, तो ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आखिर बताइए, प्रधानमंत्री के जो गृह राज्य की जब ये बात है, प्रधानमंत्री के स्वयं जहाँ पे प्रधानमंत्री आते हैं गुजरात से, तो वहां पर बहन बेटियों के बच्चे सुरक्षित नहीं है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार होते हैं और उन बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है तो पुनः उनके जेल का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ऐसे में पूरे देश के बहन बेटियों के प्रधानमंत्री किस प्रकार से सुरक्षा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार सुरक्षा करेगी, ये पूरे देश की बहन बेटियां और लोग देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में हालात ये है कि बहन बेटियों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। अगर सुबह वो घर से निकलती है तो शाम को घर सही सलामत सुरक्षित वापस आएंगी। कौन उनको कहां किस प्रकार से छेड़खानी कर देगा, कैसे उनके साथ कोई गलत काम कर देगा, घर परिवार लेकर के इस बात को चिंतित रहता है। पूरा प्रदेश कांप रहा है। आपको मैं अभी बताया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जिलों में डकैत माफिया चोर बदमाश अल्टीमेटम देकर के पहले सूचना देकर के डकैतियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ठगने का काम कर रहे हैं, उनके साथ गलत काम कर रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का राज है? और स्वयं मुख्यमंत्री स्वजाती है लोगों की गुंडागर्दी पर है, किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में मनीष गुप्ता नाम के एक व्यापारी की हत्या हो जाती है होटल में और उसका कुछ नहीं होता है। किस प्रकार से कानपुर में एक व्यापारी का अपहरण होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, सरकार कुछ नहीं कर पाती है। सामूहिक नरसंहार होता है उत्तर प्रदेश में भूमि विवाद को लेकर के, मिर्जापुर में सामूहिक हत्या हुई। भारतीय जनता डीपी यादव जी, विकास जी, मुद्दे से पहले तो आप दोनों ही लोग भटक गए, पर फिर भी अगर हम बात करें सपा की और बाकियों के सरकार की ना, तो इससे पहले जो दुर्दशा थी महिलाओं की उत्तर प्रदेश की केवल अगर बात कर ले तो बहुत ही ज्यादा दूभर थी। तो इसे बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है देश की जनता को, क्योंकि वो वाकई में बेवकूफ नहीं है। छेड़खानी की देश की जनता बेवकूफ नहीं है। 10 नब्बे को आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने विश्व स्तरीय बनाया था, जिस पर रिसर्च होता था, अमेरिका तक की एजेंसियां आती थी और उसकी वाहवाही करती थी। अमेरिका तक की एजेंसियां आती थी डीपी यादव जी, और देश की जनता ही कह रही थी कि सपा की सरकार गुंडाराज की सरकार है, घर से लड़कियों को उठा करके लेके जाते थे अखिलेश यादव। कहीं भी किसी प्रकार की इस तरह की घटना नहीं है। इस प्रकार की कहीं न कहीं जो एक चाल रची गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती थी। बहन बेटियां आज अखिलेश यादव की सरकार को याद कर रही है कि किस प्रकार से उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, उनको शिक्षा दी जाती थी, उनको वजीफे दिए जाते थे, उनको साइकिल दिया जाता था, उनको लैपटॉप दिया जाता था, किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार उनको दिया जाता था। तो आज महिलाएं याद कर रही है अखिलेश यादव जी को कि अखिलेश यादव जी की सरकार में हम कितने सुरक्षित थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं न कहीं महिलाओं को लेकर के संवेदनशील नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर के कहीं न कहीं सरकार के पास कोई योजना नहीं है। आज लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। हम लोग लखनऊ में रहते हैं, 10-90 की महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़खानी होती है। आप ये बताइए, तो आम महिलाओं की आप बात सोच सकती हैं उनके हालात क्या होंगे। महिलाओं की हालात लगातार पहले भी दूभर थी, अब भी दूभर है, और हमें ऐसा लगता है कि इस समाज की जो सोच होती चली जा रही है उसमें क्या होगा महिलाओं के साथ ये बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप लोग मुद्दे से भटक गए, ये सबसे बड़ी बात है। राम मंदिर की बात हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही थी, लेकिन मुद्दे से आप दोनों ही लोग भटक गए, आप कहीं और चले गए, अपनी अपनी कमियों खामियों को गिनवाने लगे। लेकिन पीएम मोदी की चेतावनी की अगर बात करें तो उन्होंने विपक्षियों को कोई भी गड़बड़ी ना करने की चेतावनी दी है, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है अगर देखी जाए तो। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको बता दें पीएम मोदी ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा है और ललकार भी दिया है, एक लक्ष्मण रेखा घेरी है और उन्होंने कहा कि कोई भी गड़बड़ी ना किया जाए मंत्रियों की तरफ से। बता दें विपक्ष लगातार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहा है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को चेतावनी दे दी है। बता दें कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि बयानबाजी से सभी बचे और मर्यादा का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका ख्याल रखें। अपने इलाके के लोगों को 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन करवाने के लिए लेकर आएं, अधिक से अधिक लोगों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद दिलाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को बयानबाजी से लेकर सचेत रहने को कहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।